हेलो। हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सभी को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, वैसे आरएस मेंस में इकोनॉमिक्स के अंदर ये टॉपिक है, पेपर प्रथम के अंदर। टॉपिक का नाम है मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। बाजार की महत्वपूर्ण शक्ति है, बाजार को नियंत्रित करती है, बाजार को कंट्रोल करती है कि बाजार में क्या मांग है और मांग की किस प्रकार आपूर्ति होगी। तो मांग और आपूर्ति के हम नियम देखेंगे। मांग का मतलब क्या, कब मांग ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी तो महंगाई होगी या नहीं होगी, यदि आपूर्ति ज्यादा होगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन चीजों को पढ़ेंगे कि मांग और आपूर्ति दोनों के आपस में किस प्रकार का संतुलन है, बाजार को किस प्रकार नियंत्रित करती है, सरकार का क्या इसमें योगदान होता है, महंगाई ज्यादा बढ़े तो सरकार महंगाई कैसे कम करे। इन तमाम प्रश्नों के आपकी जिज्ञासाओं के जितने भी प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले अर्थव्यवस्था में दो बाजार शक्तियां होती है। इकोनॉमिक्स के अंदर दो बाजार शक्ति होती है। बाजार को नियंत्रित करना का काम दो शक्तियां करती है, दो पावर है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई मतलब यदि डिमांड बढ़ेगी, जितनी डिमांड होगी ज्यादा, उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। डिमांड कम होगी, महंगाई कम होगी। मतलब जब तक हम ये कंप्लीट पढ़ेंगे तब तक आपको ये महसूस हो जाएगा क्या महंगाई, ज्यादा महंगाई हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, सरकार जो योजनाएं चला रही हैं उनसे क्या फायदा है। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते रहेंगे। इनमें संतुलन होना चाहिए, परंतु विभिन्न कारणों से ये असंतुलित रहती है। कभी डिमांड बढ़ती है तो कभी सप्लाई ज्यादा हो जाती है। अभी किसी टाइम यदि डिमांड ज्यादा होती है तो क्या आरबीआई आगे आएगी या गवर्नमेंट आगे आएगी, क्या राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाएगा, क्या मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाएगा। इन तमाम प्रश्नों के जवाब हमें इन टॉपिक के माध्यम से पता चलता रहेगा। डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड, यदि डिमांड है जो गिरती है, यदि डिमांड कम होती है, डिमांड गिरती है और सप्लाई ज्यादा होती है। यदि डिमांड मतलब कोई भी वस्तु है, जैसे अपने चीनी का एग्जांपल लेके चलते हैं। चीनी का एग्जांपल, यदि चीनी है, यदि चीनी की डिमांड कम है, लोग चीनी की जगह गुड़ यूज करने लगे, कोई और वस्तु यूज करने लगे, तो चीनी की डिमांड कम हो गई। लेकिन कल ही आरएस फ्रीक में प्रश्न आया था, चुकंदर वाला, श्री गंगानगर का। ठीक है, तो डिमांड चीनी की कम है, लेकिन डिमांड, इस चीनी की जो सप्लाई है जो ज्यादा हो रही है, मतलब चीनी के उत्पादक ज्यादा है, चीनी के उपभोक्ता कम हो रहे, उत्पादक ज्यादा है, तो क्या होगा, रेट है जो कम होगी। किसकी, चीनी की रेट कम होगी। यदि चीनी की डिमांड घट चुकी है, यदि चीनी की डिमांड कम हो चुकी है, इसकी सप्लाई बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी रेटें कम हो जाएगी, आपकी प्राइस कम हो जाएगी, बाजार मार्केट जो मूल्य है वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज, डिमांड यदि बढ़ती है, कोई भी वस्तु है, जैसे अभी मैं एग्जांपल दूसरा लेता हूं, चावल है, लोग गेहूं की जगह चावल का इस्तेमाल करने लगे और चावल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। चावल की क्या बढ़ गई, डिमांड। डिमांड चावल की बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन सप्लाई कम हो गई। चावल का उत्पादन कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है। यदि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे। प्राइस क्या करेंगे, प्राइस है जो ग्रोथ करेंगे, प्राइस और ज्यादा हो गए, क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड जैसे जैसे ज्यादा होगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं एग्जांपल अपने ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, कोरोना में जाएंगे, कोविड-19। किसी भी चीज की डिमांड कब बढ़ती है, उसका हम एक पूरा मेन्यू देखेंगे, किस प्रकार डिमांड बढ़ती है। कोरोना के अंदर अपने को किन चीजों की अति आवश्यक चीजें, हमारे लिए मेरिट वस्तुएं क्या थी, अपने लिए आवश्यक वस्तु क्या थी। एक तो मास्क था,
सैनिटाइजर था, मास्क था, सैनिटाइजर था, ऑक्सीजन के सिलेंडर थे। ये हमारे लिए आवश्यक चीजें थी। क्या? मास्क, सैनिटाइजर और ऑक्सीजन के सिलेंडर हमारे लिए आवश्यक थी। उस टाइम में हमारे लिए आवश्यक थी। इसका मतलब उस टाइम में क्या हुआ? यदि सैनिटाइजर की डिमांड है, सैनिटाइजर की डिमांड है और सप्लाई कम है, इसका मतलब प्राइस बढ़ेंगे। यदि डिमांड चीज की बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा? यदि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेंगे। और ऐसा ही हुआ। कोरोना के अंदर सैनिटाइजर की, सैनिटाइजर की बोतल वगैरह कुछ भी हो तो उसका प्राइस मान लो 50 रुपए था। अब लोगों ने दिमाग लगाया कि यदि एक सैनिटाइजर जिसके अंदर अल्कोहल की कुछ बूंदे पानी में मिला देने से यदि सैनिटाइजर बनता है और 5 रुपए की लागत है और इनकम कितनी है? यदि 50 रुपए में कोई बिक रहा है तो 45 रुपए इनकम है। इसका मतलब प्रत्येक इंसान के मन में यह विचार आएगा कि क्यों ना ये बिजनेस कर लिया जाए। इसका मतलब उत्पादक उत्पादन को बढ़ाएगा। उत्पादक है जो उत्पादन को बढ़ाएगा। व्यक्ति ए है जो सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट करेगा। और इस प्रकार के विचार तमाम लोगों के मन में आएंगे। तमाम लोग ये करेंगे कि इस सैनिटाइजर का उत्पादन बढ़ाया जाए क्योंकि इनकम है। एक समय के लिए कोविड-19 मान लो तमाम लोगों ने ये काम स्टार्ट कर दिया हो। जो लोग मेडिकल के अंदर फ्री बैठे रहते थे, मेडिकल की दवाइयां कम निकल रही थी, उस टाइम लोगों ने मास्क बनाने स्टार्ट कर दिए क्योंकि डिमांड ज्यादा थी मास्क की। 1 मीटर के कपड़े से 100 मास्क बनाए जा सकते हैं और 100 मास्क की 100 रुपए से प्राइस। और वही दूसरी तरफ 1 मीटर कपड़ा 100 रुपए का, 50 रुपए का, उसी कपड़े से। तो अब सारे लोग यदि उत्पादन करेंगे, सारे लोग क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे क्योंकि डिमांड ज्यादा है, लोगों के पास पैसा इनकम आएगी तो सारे लोग क्या करेंगे? उत्पादन बढ़ाएंगे। और उत्पादन ज्यादा हो जाए इसका मतलब लोग सप्लाई ज्यादा करने लगे। उपभोक्ता कम है पर सप्लायर ज्यादा है। उपभोक्ता कम है, सप्लायर ज्यादा है। और जितने ज्यादा सप्लायर होंगे तो तब तक कोविड खत्म हो जाएगा। खत्म हुआ, खत्म होने के बाद क्या हुआ? सप्लाई ज्यादा, लोगों ने बना ज्यादा दिए, लेकिन अभी आगे मांग कम है। मांग कम और सप्लाई ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? मांग कम है क्योंकि कोविड-19 चला गया और सप्लाई ज्यादा है तो क्या हुआ? यहां पर क्या होगा? महंगाई कम होगी। महंगाई कम होगी, कीमत कम होगी, लागत कम होगी, बाजार का मूल्य कम होगा इस चीज का क्योंकि लोगों को जरूरत नहीं है, इस चीज की मांग नहीं है, डिमांड ज्यादा हो चुकी है। सप्लाई ज्यादा हो चुकी है, डिमांड कम है तो प्राइस कम हो जाएंगे। यही इस स्लाइड में ये बोलना चाह रहा है कि आपके यदि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो रेट कम हो जाएंगे, यदि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट बढ़ जाएंगे। आगे देखते। मांग, अभी ये बोल रहे मांग ज्यादा होगी, एरो का मतलब ज्यादा, मांग ज्यादा होगा। आप मांग ज्यादा होगी किससे? आपूर्ति से। मांग ज्यादा किससे होगी? आपूर्ति से। यदि आपूर्ति से मांग ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगी, रेट बढ़ेगी, चीजों के रेट दाम बढ़ेंगे। प्राइस बढ़े तो महंगाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ेगी इसका मतलब उत्पादक को क्या होगा? बेनिफिट होगा, लाभ होगा। उत्पादक को क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ होगा इसका मतलब यदि मेरे पास यदि ज्यादा पैसा, मेरी इनकम ज्यादा होगी, मैं और निवेश करूंगा। निवेश करूंगा तो कई लोगों को मैं काम भी दूंगा, लोगों को रोजगार दूंगा। निवेश करूंगा तो लोगों को रोजगार दूंगा और रोजगार दूंगा तो कई लोगों के पास नियमित आय आएगी, परमानेंट सैलरी आएगी, सैलरी बेस आदमी रखूंगा। इसका मतलब उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, उन लोगों की जीवन शैली सुधरेगी, उन लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं सब्जी का, और सब्जी में एग्जाम्पल लेते हैं आलू का। आलू, यदि आलू की डिमांड ज्यादा है, लोग हर घर में आलू ही आलू, कोई बाबा और किसी एक आदमी ने
कर दी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी बात बता दी होगी कि आलू में ये होता है, आलू खाइए और स्वस्थ होइए, ऐसा कुछ बोल दिया। आलू की डिमांड बढ़ गई होगी, लेकिन सप्लाई कम है। अचानक कहां से एकदम उत्पादन अचानक कैसे कर सकते हैं? अचानक तो हो नहीं सकता, लेकिन डिमांड अचानक बढ़ चुकी है लोगों के बीच। डिमांड बढ़ेगी, आलू कम होंगे, आलू की डिमांड बढ़ेगी और आलू कम होंगे तो प्रति कम दुकान वालों के पास आलू होंगे। इस सब्जी के ठेले, मान लो ये सब्जी का ठेला, इसमें कम आलू होंगे, तो ये और बाकी इसके पास में जो भी सब्जी का ठेला लगा है उनके पास आलू नहीं है। इसका मतलब इसके क्या कर देगा, ये प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि इसके कंपटीशन में कोई आदमी नहीं है, इसके कंपटीशन में कोई आदमी नहीं है, इसलिए क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। और प्राइस बढ़ाएगा इसका मतलब क्या कर देगा, लोगों को क्या लगेगा, उपभोक्ता जो खरीदने वाले होंगे वो कहेंगे महंगाई हो चुकी है। जो लोग आलू को खरीदेंगे वो बोलेंगे महंगाई हो चुकी है, महंगाई होगी, लोग खरीदेगी भी महंगाई होने के बाद, तो फिर क्या होगा, इस सब्जी वाले को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। बेनिफिट हुआ, इसने पैसे कमाए, तो ये निवेश करेगा। पहले बाहर ठेले पर या किसी बस स्टैंड पर सब्जी का ठेला लगाता था, अब किसी दुकान में लगाएंगे, अब किसी दुकान के अंदर बैठेगा, अब दुकान के अंदर बैठेगा तो 2-3 आदमी और रख लेगा कि भाई आजकल आलू के कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, तो भाई आलू के कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं सबको, मतलब ये तो नहीं होता कि मैं अकेला बेटा चिल्लाऊं कि आलू ले लो 50 रुपए किलो आलू, ऐसा बोलेगा नहीं। ऐसा बोलने से तो बोले एक आदमी तो पानी का छींटा मारे उस पर, दूसरा आदमी जोर जोर से आवाज लगाए, और तीसरा आदमी तोलने का काम करे, चौथा आदमी पेमेंट करे, ऐसे 3-4 लोगों को लगा देगा, तो उन लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। कई लोगों के घर चलेंगे उस सब्जी के ठेले से, रोजगार मिलेगा। इसका मतलब उन लोगों के बीच आय आएगी, इनकम आएगी, उन लोगों के पास पैसे आएंगे महीने टू महीने, और पैसे आएंगे किसी आदमी के पास या जो काम कर रहा है उसके पास वहां सब्जी के ठेले में, तो उसका जीवन स्तर सुधरेगा, जीवन स्तर सुधरेगा। इसका मतलब एक व्यू से मैं बोलूं कि महंगाई होना अच्छी बात है, तो भी कोई बुरी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। महंगाई होनी चाहिए, कुछ हद तक होनी चाहिए। भारत का जो महंगाई का है जो आंकड़ा 4+-2 रहता है, यानी कि 2 से लेकर 6% तक यदि महंगाई इधर उधर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जीवन स्तर आदमी का कब सुधरेगा, जब महंगाई होगी। मतलब कुछ हद तक अपने ये जान गए कि महंगाई होना आवश्यक है, बुरी बात नहीं है महंगाई होना। दूसरी बात, कुछ हद तक महंगाई आवश्यक है, परंतु महंगाई यदि अत्यधिक बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। बस इस बात का ध्यान देने है अपने को, इस बात को ध्यान से सुनना है अपने को। इसलिए सुनना है कि मान लो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, जिस चीज को मैं 5 रुपए में खरीदता था उस चीज को मैं 50 रुपए में खरीदूंगा। एक पेन जो 5 रुपए में लाता था उस पेन को यदि 50 रुपए में लेकर आऊंगा, तो ये जो 50 और 5 रुपए की जो वैल्यू है, ये वैल्यू कम हो जाएगी, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी। यदि महंगाई ज्यादा बढ़ गई, अत्यधिक बढ़ गई, तो वैल्यू कम हो जाएगी, पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, इससे मुद्रा व्यवस्था समाप्त हो सकती है। ये पैसे वाली जो व्यवस्था है ये समाप्त हो सकती है, इस चीज का भी डर है। इसके लिए महंगाई ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन और ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे मुद्रा व्यवस्था समाप्त हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपूर्ति की बात करते हैं। यदि आपूर्ति ज्यादा हो, सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो क्या होगा, मतलब उत्पादन ज्यादा हो रहा है पर लोग ले नहीं रहे चीजों को, तो क्या होगा, प्राइस कम होंगे। मतलब एक आदमी बी है, बी मान लिया आपने सब्जी का ठेला, और ए है जो सब्जी उत्पादित करता है, उत्पादक या, अब ये इसके पास सब्जी भेजता है, सी और आ गया, वो भी बी के पास सब्जी भेजता है, डी और आ गया, सी के पास सब्जी भेजता है, बी के पास सब्जी होगी बहुत ज्यादा, और बी के बराबर जितने भी ठेले वाले सबके पास मान लो आलू ज्यादा आ रहे हैं। सब्जी में एग्जाम्पल किसके लेके चले, आलू के, आलू ज्यादा आ रहे हैं सबके पास, और ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा है, आलू 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 चारों तरफ आलू। मतलब यदि कोई आदमी बाजार जाता है सब्जी खरीदने के लिए, चारों की तरफ आलू आलू, इतने रुपए किलो आलू, एक बोलता है कि 50 रुपए, दूसरा बोलता है 40 रुपए, तीसरा बोलता है 30 रुपए, क्योंकि इनके पास सप्लाई ज्यादा है, लोगों की डिमांड कम है, लोग कम है, और चारों तरफ बेचने वाले बहुत ज्यादा है, कोई 30 कोई 20।
कोई 40 रुपए 1 kg बोलता है तो कोई 20 रुपए 1.5 kg बोलता है। लोगों का ध्यान भ्रमित होता है। तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम देंगे कुछ लोग कम प्राइस में लेंगे, कम प्राइस में बेचना पड़ेगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो घाटा होगा, क्या होगा? जो बेच रहा है, ये सारे बेच रहे हैं, इसको भी घाटा, इसको भी घाटा, और जिसने 20 रुपए 1.5 kg बेच दी उसको भी घाटा, सबको घाटा हुआ। घाटा हुआ इसका मतलब वो जिस स्तर में सब्जी बेच रहा था उसका स्तर और डाउन हो जाएगा। घाटा होगा तो उसने 3 आदमी रख रखे होंगे और तीनों आदमी निकालने पड़ेंगे उसको, क्योंकि घाटा हो रहा है बंदे को। और घाटा होगा तो क्या होगी? बेरोजगारी होगी। जिन 3 आदमियों को निकाल दिया इसका मतलब 3 आदमी बेरोजगार हो गए, उनको रोजगार नहीं मिल पाया। और यदि बेरोजगार होगी तो नियमित आय आनी बंद हो जाएगी। उन लोगों के पास नियमित आय नहीं आएगी, उन लोगों के पास इनकम नहीं आएगी। यदि इनकम नहीं आएगी तो उनका जीवन स्तर अपने आप डाउन हो जाएगा, जीवन स्तर नहीं सुधर पाएगा उनका। इसका मतलब जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। और यदि महंगाई ज्यादा होगी तो जीवन स्तर सुधरेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक महंगाई होनी भी चाहिए, लेकिन यदि महंगाई ज्यादा हो गई तो इन पैसों की, इस मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मुद्रा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इस स्थिति को मंदी कहते हैं, स्लो डाउन। मतलब ये जो आपूर्ति ज्यादा और मांग कम है तो इसको क्या बोलेंगे? मंदी बोलेंगे। कि बाजार में मंदी है, सुना है बाजार मंदी में चल रहा है। दुकानदारों से अक्सर सुनते होंगे कि बाजार आजकल मंदी चल रही है बाजार में। यदि वह स्थिति लगातार बनी रही तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। यदि यही मंदी लॉन्ग टाइम तक रही, शॉर्ट टाइम तक तो चलता है, हर बाजार की यही स्थिति होती, मंदी आती है, मंदी आती है, स्लो डाउन आता रहता है। लेकिन यदि यह स्थिति कंटिन्यू कुछ समय के लिए बनी रही तो उसे डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। आपूर्ति का संबंध उत्पादन से होता है, इसीलिए यह सदैव बढ़ाने की कोशिश की जाती है। उत्पादन, मान लो मैं आलू का उत्पादन कर रहा हूं तो मेरा हमेशा यही टारगेट है, आलू और ज्यादा बेचूं, आलू और ज्यादा उगाऊं और बेचूं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। मांग का संबंध रुपए से होता है। आप डिमांड कब करेंगे? कोई भी आदमी डिमांड कब करेगा? जब आपकी जेब में पैसा होगा। भाई मेरे पास यदि पैसा ही नहीं है तो मैं आलू खरीदने की डिमांड क्यों करूंगा? यदि मेरे पास इनकम होगी तो मैं आलू खरीदने की डिमांड करूंगा। तो मैं आलू खरीदने की या कुछ भी सामान, कोई भी सामान की मांग करने की मांग कब करूंगा? जब मेरे पास इनकम होगी, जब मेरे पास रुपए होंगे, जब मेरे पास कुछ ना कुछ उस चीज को खरीदने की मेरे पास वैल्यू होगी तो मैं खरीद पाऊंगा। इसका मतलब मांग का संबंध किससे है? मांग का संबंध रुपए से होता है, लागत रुपए से होता है। ठीक है। यदि बाजार में रुपए अधिक है, लोगों के पास पैसा अधिक है, इसका अर्थ है कि बाजार में तरलता अधिक है। और जितनी ज्यादा तरलता होगी, जितनी ज्यादा तरलता होगी और उतनी ज्यादा मांग बढ़ेगी। यदि बाजार की तरलता ज्यादा है, बाजार में तरलता है, तो उसका मतलब मांग बढ़ेगी। इससे महंगाई या मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। और ज्यादा मांग बढ़ गई, मान लो ज्यादा मांग बढ़ गई तो उसके बाद क्या होगा? मांग ज्यादा होगी तो महंगाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। पहले हमने देखा था, पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि यदि मांग ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो क्या बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी। ठीक। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा तरलता को कम किया जा सकता है। मौद्रिक नीति। कौन सी नीति? नीति अभी थोड़ी देर बाद अगली स्लाइड में आएगा। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। ठीक है। तो आरबीआई है जो महंगाई को नियंत्रित कर सकती है। आरबीआई है जो महंगाई को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है। आरबीआई के द्वारा मांग को बढ़ाने के लिए आरबीआई के द्वारा तरलता को बढ़ाया जा सकता है। यदि बाजार में मांग बढ़ानी हो तो पैसा फेंको। यदि बाजार में मांग को बढ़ाना होगा, यदि मांग कम हो रही है तो आरबीआई बढ़ा सकती है, क्योंकि आरबीआई के पास क्या है? मौद्रिक नीति है, बाजार को नियंत्रण कर सकती है। कौन? आरबीआई। आरबीआई बाजार को नियंत्रित कर सकती है। कैसे? तरलता बढ़ा सकती है, तरलता कम कर सकती है। यदि तरलता बढ़ेगी, यदि तरलता बढ़ेगी तो मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। यदि तरलता अधिक होगी तो मांग बढ़ जाएगी, और तरलता कम होगी तो मांग कम हो जाएगी। तरलता पर नियंत्रण के लिए आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति, यह चीज आपको याद रखनी है। मौद्रिक नीति है जो आरबीआई के द्वारा अपनाई जाती है, तरलता बढ़ाना और तरलता कम करने का काम। अब यदि मैं वापस पूछूं कि तरलता बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होगा?
तरलता बढ़ेगी इसका मतलब मांग बढ़ेगी, और तरलता कम होगी इसका मतलब मांग घटेगी। मांग डिमांड को कम करने के लिए तरलता को कम किया जाएगा, और डिमांड को बढ़ाने के लिए आरबीआई के द्वारा तरलता को बढ़ाना होगा। अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति में सरकार के द्वारा खर्च को बढ़ा दिया जाता है। क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति में सरकार के द्वारा खर्च को बढ़ा दिया जाता है। यदि बाजार में मंदी आती है तो सरकार के द्वारा खर्च, सरकार है जो खर्च बढ़ा देती है। अब सरकार कैसे बढ़ाती होगी? सड़कें बनाना, सड़क बनाना, पुल बनाना, किसी चीज में इन्वेस्ट करना, सरकारी बहुत से कार्य होते हैं, तो खर्च बढ़ा देगी। यदि बाजार में लॉन्ग टाइम तक मंदी चल रही है तो सरकार को आगे आना होगा। आरबीआई निर्देश देती है, आरबीआई को निर्देश दे सकती है, पर आरबीआई को सरकार निर्देश दे सकती है, पर सरकार उस पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। के द्वारा खर्च बढ़ा दिया जाता है जिससे कि मांग बढ़ सकती है, और यदि खर्च बढ़ाएगी, सरकार खर्च बढ़ाएगी तो मांग ऑब्वियसली बढ़ेगी। और इसके लिए राजकोषीय नीति है जो का प्रयोग किया जाता है। तो सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या प्रयोग किया जाएगा? मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अभी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाँ, द एबिलिटी टू टर्न एन केस, यानी कि नगद का है जो, नगद पैसे का क्या वैल्यू है, कैश डिपॉजिट की क्या वैल्यू है वो देखो। यदि आदमी को कैश लेना है, नगद राशि लेनी है, तो उसके पास, उसको बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए पहली बात तो नगद राशि चाहिए। और यदि आदमी को नगद राशि भी नहीं, तो उसके बाद वो किसका प्रयोग करेगा? गोल्ड का प्रयोग करेगा, सोने का प्रयोग करेगा। और यदि आदमी के पास सोना भी खत्म हो जाए तो उसके बाद वो कंपनी का स्टॉक, यदि वो कंपनी का किसी भी प्रकार का हिस्सा है, तो कंपनी का हिस्सा किसी और को देके वो अपने पास इनकम, अपने पास कुछ ना कुछ रुपए करेगा, और तभी मांग कर सकता है। यदि अपने पैसे, पहले अभी देखा था, यदि आपके पास पैसे हैं, आपके पास रुपए, तो मांग कर सकते हैं। और उसके बाद ये जमीन वाला है, मतलब आप फिर अंतिम ऑप्शन जमीन होता है, क्योंकि केस, केस के बाद गोल्ड, उसके बाद कंपनी में स्टॉक, उसके बाद जमीन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अभी हमने देख लिया। राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा, दोनों के बारे में देखा। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति थोड़ा थोड़ा जान ही लिया था, कुछ और बातें जान लेते हैं अब इसके बारे में। देखो, राजकोषीय नीति, सरकार क्या कर सकती है? अपने से सरकार टैक्स लेती है। कहां कहां से लेती है सर टैक्स? किस प्रकार से लेती है, कैसे लेती है टैक्स? हमसे तो घर से आके मांगा नहीं। अपने दिमाग में होना जी 18% जीएसटी, 18%। मैं यदि कोई भी 10,000 की चीज खरीदता हूं और उस पर 1,800 रुपए यदि गवर्नमेंट को दे रहा हूं, तो ये क्या है? ये टैक्स ही है। यदि मेरी इनकम हो रही है, उसमें सरकार इनकम टैक्स को भेज देती है। यदि मैं किसी भी माध्यम से बिजनेस करता हूं तो मुझे उसका टैक्स का भुगतान, यदि मैं सड़क पर चलूं तो मुझे टोल टैक्स का भुगतान। इस प्रकार हम तमाम प्रकार के टैक्स का भुगतान करते हैं, और टैक्स का भुगतान करते हैं, उसके बाद इस फंडिंग खर्च करती है। अपने द्वारा टैक्स दिया गया ही टैक्स का जो पैसा होता है, सरकार उसी को खर्च करती है। अब देखो, बड़ी एक रोचक बात है, कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, किसी भी प्रकार की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो क्या करती है? खर्च ज्यादा करती है, और ज्यादा खर्च करती है तो उसके पास वाहवाही और होती है उसकी। जनता से टैक्स लिया जा रहा है, जनता से टैक्स लिया जा रहा है। आपसे पेट्रोल के दाम 32 से 100 करके बढ़ाकर लिए जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लिया जा रहा है। आपसे अनेक प्रकार के स्टेट में टैक्स लिए जा रहे हैं, और उनके द्वारा सरकार के पास इनकम आती है, और उसी इनकम को वो खर्च कर रही है। आपको कभी 100 यूनिट बिजली फ्री दे देगी, कभी आपको एक मोबाइल फ्री दे देगी,
ये तमाम चीजें कहां से आ रही है? अपना ही तो टैक्स है। तमाम पार्टियां यही काम करती है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, यही काम करती है। तो ये उनकी कौन सी नीति है? राजकोषीय नीति है। और यदि बाजार में मंदी आएगी तो क्या करेगी राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार? सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से सड़क वगैरह इस प्रकार के खर्चे करने स्टार्ट कर देगी। बाजार में मंदी आएगी तो करेगी। देखो अच्छा सिस्टम है। यदि आदमी को, आप खुद बिजनेस करोगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि नेता बन जाओ और उसके बाद टैक्स लो, खर्च करो, खुद की वाहवाही करवाओ। बहुत अच्छा सिस्टम है। आप बिजनेस करोगे, आप कोई भी बिजनेस करोगे तो आपको उसका टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो घाटा ही घाटा है। गवर्नमेंट को टैक्स और भरो, कमाओ खुद, तमाम चीजें करो, टैक्स भरो। तो इससे बढ़िया ये कि नेता बनो ना सब आदमी। नेता बनने के बाद टैक्स लो, टैक्स को खर्च करो, खुद की वाहवाही करवाओ। बहुत अच्छी चीज है। इधर मौद्रिक नीति, ब्याज, आरबीआई के द्वारा ब्याज लिया जाता है और आगे तरलता बढ़ाई जाती है या कम की जाती है, वो बाजार में मांग पर डिपेंड करता है। यदि तरलता बढ़ाएंगे तो मांग बढ़ जाएगी, तरलता कम करेंगे तो मांग कम हो जाएगी। ठीक है, ये होगी गवर्नमेंट की पॉलिसी, राजकोषीय और मौद्रिक नीति। ये हो गया था। ठीक है, मांग का नियम अभी हम पढ़ेंगे। मांग का नियम, रूल ऑफ डिमांड। कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। अब देखो, कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। कैसे? ये प्राइस है, ये प्राइस है। यदि प्राइस ज्यादा कब होगे तब आपकी क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि मांग को आप ये मांग है, ये डिमांड है, इसको आप माप नहीं सकते अपने क्वांटिटी में। देखेंगे यदि इसकी क्वांटिटी कम होगी इसका मतलब क्या होगी? प्राइस ज्यादा होगी। आपकी संख्यात्मक, यदि कोई भी चीज कम होगी इसका मतलब इसकी प्राइस ज्यादा होगी। यदि आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी इसका मतलब प्राइस है जो कम होगी। संबंध देखिए, ज्यादा मतलब आपकी क्वांटिटी इधर कम है और प्राइस ज्यादा है, क्वांटिटी इधर ज्यादा है, प्राइस कम है। मतलब यदि आप ग्राफ समझ सकते हो तो समझ गए होंगे। अब दूसरी बात, डिमांड कब ज्यादा होगी, इसी में अपने देखेंगे डिमांड कब ज्यादा होगी। अब मैंने ये चीज बताई कि अभी आपकी यदि ये क्वांटिटी कम है इसका मतलब आप प्राइस ज्यादा होंगे, यदि क्वांटिटी ज्यादा है इसका मतलब प्राइस कम होंगे। ठीक है, फिर आगे, यदि कीमतें अधिक होती है तब मांग कम हो जाती है। मतलब कीमत ज्यादा होगी, मांग को तो अपने माप नहीं सकते। मैं नीचे ये कह दूंगी यदि मांग कम है इसका मतलब कीमत ज्यादा है, तो मैंने ये चीज बोल दी। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा से स्पष्ट अर्थ ये है कि यदि आपने किसी भी कोई भी चीज है तो उसकी कम मांग है तो कीमत ज्यादा होगी। ये चीज आपने पहले भी देखी, ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो। यदि कीमतें कम होती है तब मांग बढ़ जाती है। किसी भी चीज की कीमत कम हो, उसका प्राइस कम हो तो मांग बढ़ेगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। कोई भी चीज हो तो उसकी कीमत है जो कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। आपूर्ति का नियम क्या है, सप्लाई का नियम क्या है, रूल ऑफ सप्लाई। कीमतों एवं आपूर्ति के बीच धनात्मक संबंध है, धनात्मक संबंध होता है। कैसे? अब ये देखते हैं, कीमत और आपूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है। कैसे? देखो, यदि प्राइस ज्यादा होंगे, यदि प्राइस ज्यादा होंगे तो क्या, प्राइस ज्यादा होंगे तो आपूर्ति ज्यादा होगी। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल क्या दिया था, आपका सैनिटाइजर। यदि सैनिटाइजर की आप कीमत ज्यादा होगी, यदि सैनिटाइजर की कीमत ज्यादा है, पहली बात तो मांग ज्यादा होगी। ठीक है, तो लोग उत्पादन बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो सैनिटाइजर की यदि कीमत ज्यादा होगी तो लोगों के मन में यह आएगा कि हम भी उत्पादन करें। यदि बचत ज्यादा होगी, कीमत ज्यादा होगी, तो लोगों के मन में यह आएगा वो तो हम भी उत्पादन करें, इस चीज को हम भी बनाएं और बेचें। तो इसके लिए क्या करेंगे वो, इसके लिए वो उसकी सप्लाई करेंगे, चीजें बेचेंगे। तो कीमतों एवं आपूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है। ये कीमतों एवं आपूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है। ग्राफ समझे, प्राइस कम होंगे
यदि आपूर्ति कम होगी तो प्राइस कम होगी, यदि आपूर्ति बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। दोनों के बीच कौन सा संबंध हुआ? ऋणात्मक संबंध हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। मांग का नियम क्रेता की दृष्टिकोण को दर्शाता है, आपूर्ति का नियम विक्रेता की दृष्टिकोण को दर्शाता है। मांग कब होगी? जब उपभोक्ता चाहेगा। मांग कब होगी? जब उपभोक्ता चाहेगा। मतलब मेरे पास मेरा कोई उत्पादन नहीं है और मैं चाहूंगा कि मेरे को, मान लो ये डिजिटल बोर्ड है, तो इस डिजिटल बोर्ड को मैं चाहूंगा खरीदूं। यदि ये मांग मैं करूंगा तो मांग होगी। मतलब यदि उपभोक्ता चाहेगा तो ही मांग होगी। इसका मतलब मांग का नियम है जो क्रेता की दृष्टिकोण, उपभोक्ता की दृष्टिकोण से देखा जाएगा, उपभोक्ता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपूर्ति का नियम यानी उस चीज को पूरी करने का काम, सप्लाई का काम किसका होगा? सप्लाई का काम। ये दृष्टिकोण विक्रेता यानी बेचने वाले का दृष्टिकोण दिखाता है। जिस बिंदु पर क्रेता तथा विक्रेता मतलब उपभोक्ता और बेचने वाला दोनों सहमत होते हैं, उस पर कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है, अब ये चीज देखते हैं। यदि प्राइस बढ़ रहे हैं और देखो ये क्या चीज है, ये देखो प्राइस इधर बढ़ रहे हैं और मांग है जो कम होती जा रही है, मांग कम होती जा रही है। इधर डिमांड बढ़ रहे हैं। डिमांड और मांग जिस बिंदु पर आपस में संतुलित हो गए वो होगी बाजार मूल्य, वो होगा मार्केट प्राइस। मतलब मांग और आपूर्ति दोनों आपस में जिस बिंदु पर संतुलित होंगे वो बाजार का मूल्य होगा, वो मार्केट का प्राइस होगा। ठीक है, जिस बिंदु पर क्रेता और विक्रेता सहमत होते हैं दोनों, यानी कि उन दोनों की जो सहमति होगी वो ही बाजार का मूल्य होगा। अब यदि प्रश्न आ जाए कहीं भी कि मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य क्या होता है, तो क्या होता है कि जिस बिंदु पर क्रेता तथा विक्रेता, उपभोक्ता तथा विक्रेता सहमत होते हैं उस पर कीमत का निर्धारण होता है, वही बिंदु वो कीमत होती है। अगला अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आगे, प्राथमिक क्षेत्र बहुत छोटी चीज है, जल्दी जल्दी निकाल लेते। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन, ऐसी सारी चीजें जो प्रकृति से सीधी डायरेक्ट बनती है, प्रकृति सीधी अपने को डायरेक्ट देती है, वो सारी प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। कृषि के संबंधित जितने भी क्षेत्र, मत्स्य, वानिकी, पशुपालन, ये तमाम क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, इसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। प्राथमिक प्रकृति के जो डायरेक्ट उत्पाद है उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इन्हें औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे औद्योगिक सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र को उदाहरण विनिर्माण, निर्माण, जलापूर्ति, विद्युत एवं गैस। तृतीयक क्षेत्र, इसमें केवल सेवाओं को शामिल किया जाता है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। तृतीयक क्षेत्र क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र कहलाता है। तृतीयक क्षेत्र क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र। चिकित्सा, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, ये सारे तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। चतुर्थक, इसमें ज्ञान से संबंधित सेवाएं, ज्ञान से, ये दो सेक्टर ध्यान से सुनना। चतुर्थक के अंदर ज्ञान से संबंधित जितनी भी सेवाएं है वो सारी चतुर्थक वर्ग या चतुर्थक क्षेत्र के अंदर आएगी। कैसे? एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, शोध, कर प्रबंधक और म्यूचुअल फंड प्रबंधक, ये सारे जो चीजें सेवाओं जिसमें ज्ञान होता है, ज्ञान के संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं इनमें ज्ञान चाहिए। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिसमें आपके अंदर ज्ञान होगा तो बन पाएंगे। पंचम के अंदर यह होता है कि यदि आपको निर्णय लेने की क्षमता है, आपको निर्णय लेने योग्य हो आप, तो वो सारी पंचम आएगी। जैसे किसी भी कंपनी का सीईओ हो गया, कोई नॉर्मल कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हो गया, वो खुद की स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, वो सारे किसमें आएंगे? वो सारे आएंगे पंचम क्षेत्र में, वैज्ञानिक और वित्तीय प्रबंधक। ठीक है, ये हो गया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। और ये इंग्लिश मीडियम। उत्पादन के कारक, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए 4 कारक आवश्यकता है। मार्केट प्राइस, मार्केट में जो अंतिम मूल्य आता है वो किस लिए आता है? मार्केट में जो अंतिम मूल्य आता है कि ये चीज हम इस रेट में बेचेंगे, उसका भाई किस हिसाब से निर्धारण होता है? एक एग्जांपल देके, यानी कि उसकी साधन लागत, ये साधन लागत क्या होती है ये पढ़ेंगे। आप किसी भी होटल में गए और अपने बच्चों के साथ गए,
और वहां पर आपने मान लो कोई भी 5-6 सब्जियां, एक सब्जी भी ऑर्डर कर दी और उसने 1500 रुपए बिल बना लिया, और सब्जी के अंदर सपोज दैट आपने मटर पनीर ऑर्डर किया। मम्मी और पापा बच्चों की डिमांड पर होटल में चले गए और मटर पनीर खाने लगे। पापा मटर पनीर की सब्जी की तरफ देखे तो 4 पनीर, जो कि 200 ग्राम पनीर जो 80 रुपए में आता है, उसके 1500 रुपए भरे उन्होंने, उतना पनीर और थोड़ा बहुत मसाला वगैरह जो भी। फिर दोनों के मन में मान लो ये चीज आती है, मान लो ये चीज 200 रुपए में हम घर पे भी तैयार कर सकते थे। फिर इनके मन में क्या आएगा, इनके मन में यह आएगा कि अपने भी इसका उत्पादन करें। लेकिन जो आपको 1500 में चीज मिली है, वो उसने प्राइस कैसे निकाला है, उसके लिए उसको भूमि चाहिए। भूमि के रूप में यदि कोई भी आदमी किसी भी चीज का उत्पादन करेगा और जहां भी करेगा, उसको रेंट भुगतना पड़ेगा, उसको रेंट का भुगतान करना पड़ेगा। पूंजी, मान लो किसी से ये पूंजी लेगा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो उसके बाद उसको उसको ब्याज देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। श्रम मजदूरी के रूप में उसको जो आपको सप्लाई कर रहे हैं तमाम लोग, तो उनको सप्लाई करने वालों को भी पूंजी देनी पड़ेगी, मजदूरी देनी पड़ेगी उनकी। उद्यम, यदि बिजनेस कर रहा है बंदा, तो उसको बेनिफिट भी चाहिए। बिजनेस किस लिए कर रहा है, खुद को बेनिफिट, खुद का बेनिफिट करने के लिए बिजनेस कर रहा है, तो उसको बेनिफिट भी चाहिए। जैसे मैं ये चीज एक मिनट आपको समझाता हूं, पूरी पूरी चीज बताता हूं। रेंट के रूप में मान लो आप एक कोचिंग स्टार्ट कर रहे हो, मतलब बड़ी बड़ी चीजें हम देखेंगे। आप एक कोचिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपकी साधन लागत क्या होगी, आपकी साधन लागत क्या होगी वो देखते हैं। साधन लागत होगी, उसके बाद उसमें से हम सब्सिडी वगैरह निकाल कर, और फिर मार्केट प्राइस क्या होगा, बाजार में उस चीज को बेचने का मूल्य क्या होगा। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आप कोई भी कोचिंग स्टार्ट करो, उस अपने मान के चलेंगे कि बीएसटीसी की कोचिंग है कोई भी, जहां भी खोलेगा कम से कम उसको मंथली 20,000 रुपए किराए में बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, कम से कम 20,000 रुपए मान के चलता हूं। ब्याज, वो किसी से पैसा लेगा, शुरू में इन्वेस्ट करेगा, कम से कम 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एक बोर्ड लाएगा, डिजिटल बोर्ड भी लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तमाम जगहों पर तमाम प्रकार की डिमांड होती है, लोग जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ना चाहेंगे, बच्चों के विद्यार्थियों की अलग अलग डिमांड होती है, किस डिमांड के अंदर पढ़ना चाहे। पढ़ाने वाला मजदूरी श्रम के रूप में पढ़ाने वाला अध्यापक लेके आएगा। आपके बीएसटीसी का मान लो सिलेबस पढ़ाने के लिए आप 5 अध्यापक लेके आया, और 5 अध्यापकों को तकरीबन वो एक बैच पूरा पढ़ाने तक 3 लाख रुपए उनको दे देगा। और जब उसने बिजनेस किया तो वो बेनिफिट भी चाहेगा। इसका मतलब उसने इतना सब कुछ किया, मतलब वो 3 महीनों के बैच के अंदर कम से कम 2 लाख तो खुद कमाना चाहेगा, 2 लाख तो कमाना चाहेगा। टोटल जोड़ लो, 3, 3, 6, 7, 8, 9 लाख रुपए उसने, 8,20,000 रुपए उसने लगाए, 8,20,000 रुपए उसने लगाए। इसका मतलब वो ये लेके चला, जिस समय उसने बिजनेस स्टार्ट किया कि उसके पास 50 स्टूडेंट आएंगे, तो उन 50 स्टूडेंट की फीस वो उसी हिसाब से डिवाइड करेगा जिस हिसाब से उसके 8,20,000 बनते हो। तो ये साधन लागत होती है, और ये मार्केट प्राइस भी यही है। इस फील्ड में मार्केट प्राइस भी यही है, बीएसटीसी वाले में, इन तमाम प्रकार के फील्डों में यही है। यदि इसी जगह पर कोई आप और बिजनेस करते और उसके अंदर जो साधन लागत आपकी मान लो 8,20,000 आती, उसमें से यदि आपको सरकार सब्सिडी देती, सरकार आपको कुछ पैसा देती, तो वो सब्सिडी वाला पैसा निकाल के आप है जो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस है, उस मार्केट प्राइस में उस चीज को बेचते। ये चीज क्या थी, उत्पादन के कारक थे। कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन के सभी कारकों की लागत का योग वस्तु के कारक की लागत कहलाता है। कारक लागत, कारक लागत किराया, ब्याज, मजदूरी, लाभ, ये कारक लागत होती है। कारक लागत फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, किराया, ब्याज, मजदूरी और लाभ, ये क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट। आगे फैक्टर कॉस्ट, जमीन चाहिए, जमीन के लिए मतलब रेंट पर बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, लेबर मजदूरी लेनी पड़ेगी, पूंजी, पूंजी का ब्याज देना पड़ेगा आपको, और यदि काम स्टार्ट किया है तो आपको प्रॉफिट भी चाहिए। ये तमाम चीजें
और इसी पर अपना इकोनॉमी है जो ठीक है। जो मांग और आपूर्ति का जो नियम था वो लगभग बड़े बड़े तौर पर मैंने है जो पूरा एक ही क्लास के अंदर समाप्त कर दिया। मांग और आपूर्ति के बारे में जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें है जो मैंने आपकी इस एक ही स्लाइड के जो एक ही है पीडीएफ, तकरीबन मेरे हिसाब से 40 मिनट के आसपास की वीडियो बनी होगी, 40-50 मिनट का। तो अभी हम कॉल कर देता हूँ ऑपरेटर सर राहुल जी बाबा, वीडियो लेक्चर बंद करने के लिए आइए। तो उनको बुला लिया गया, वीडियो लेक्चर बंद कर देंगे। ये अपने इन तमाम चीजों के बारे में देखा और आगे मैं समय समय पर जैसे जैसे समय मिलेगा इकोनॉमिक्स पूरी कराने का मैं दावा करता हूं कि मैं जिस प्रकार मेरी योग्यता होगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि क्या मेरी बताई हुई तमाम चीजें आपको समझ आई, क्या मेरे इन तमाम फैक्ट के बारे में आप पहले से जानते थे या आपको बाजार की किन किन चीजों के बारे में और जानकारियां हुई। इन तमाम चीजों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगला टॉपिक मांग और आपूर्ति हो गया, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपकी अगला टॉपिक है जो अपने को कौन सा स्टार्ट करना है, बैंकिंग करना हो चाहे जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उस टॉपिक को अपने स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से पूरा सिलेबस करवाने की कोशिश करूंगा। मेरे से जितना हो पाएगा उतना पूरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ जल्दी आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम उतारने जा रहे हैं। आरपीएससी की जितनी भी भर्तियां हैं उन तमाम भर्तियों की तैयारी करवाने के लिए आपके साथ एक लंबी टीम जुड़ेगी। और मैं अपने गांव बज्जू के लिए भी तमाम प्रकार की चीजें सोच रखता हूं, और यदि मार्केट प्राइस ढंग की मिली तो मैं अपने गांव की तरफ भी उतरूंगा। आज की क्लास को इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ आप जिंदगी के अंदर जल्दी से जल्दी सफल हो। नौकरी लगना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। आज की क्लास को इसी के साथ समाप्त करता हूं। धन्यवाद।